नवाब साहब नौकर खाने से झूमते झामते निकले तो असली चंबेली के तेल की खुशबू से उनका सारा बदन महका जा रहा था। अपने शानदार कमरे की बेपनाह शानदार मसहरी पर आकर वो धप से गिरे तो सारा कमरा मुअत्तर हो गया। पाशा दुल्हन ने नाक उठाकर फिजा में कुछ सूंघते ही खतरा महसूस किया। अगले ही लम्हे वो नवाब साहब के पास पहुंच चुकी थीं, सरापा अंगारा बनी हुई। सच्ची सच्ची बोल देव, आप कहाँ से आ रहे? झूठ बोलने की कोशिश नक्को करो। नवाब साहब एक शानदार हंसी हंसे। हमना झूठ बोलने की जरूरत भी क्या है, जो तुम्हें समझे वो हिच सच है। गुलबदन के पास से आ रहे ना आप? मालूम है तो फिर पूछना काय को, जैसे आग को किसी ने बारूद दिखा दी हो। पाशा दुल्हन ने धनाधन पहले तो तकिया कूट डाला, फिर एक एक चीज उठा उठाकर कमरे में फेंकनी शुरू कर दी। साथ ही साथ उनकी जबान भी चलती जा रही थी। उजाड़ अन्ने अब्बा जान और अम्मी जान कैसे मर्दुए के हवाले, मेरे को दिए गैरत शर्म तो छूकर भी नहीं गई। दुनिया के मर्दुए इधर उधर ताक झांक करते नहीं क्या, पर उन्नो तो मेरे सामने के सामने उधम मचाए रही हैं। और उजागरी तो देखो कितने मजे से बोलते, मालूम है तो फिर पूछना काय को। मैं बोलती हूँ उजाड़ ये आग है कैसी की बुझती इच नहीं। कितने और तो उनने एक मर्दुए को होना जी। अब वो साथ साथ फफक फफक कर रोने भी लगी थीं। उजाड़ मेरे को ये जिंदगी नक्को, अपना राजमहल तुम इच संभालो। मेरे को आज इच तलाक दे देव, मैं ऐसी काल कोंडी में नहीं रहने वाली। मगर जो प्यासा जोर की प्यास में पानी छोड़ शराब पीकर आया हो, वो भला कहीं इतनी देर तक जागता है? और औरत की गर्मी मिले तो यूं भी अच्छा भला मर्द पिट करके सो जाता है। नवाब साहब भी इस वक्त इस तमाम हंगामे से बेखबर गहरी नींद सो चुके थे। कैसी जिंदगी पाशा दुल्हन गुजार रही थी। ब्याह कर आई तो 20 से उधर ही थी। अच्छे बुरे की इतनी भी तमीज न थी कि मियाँ के पैर दुखें तो रात बेरात खुद ही दबा दें। जवानी की नींद यूं भी कैसी होती है कि कोई घर लूट कर ले जाए और आंख तक न फड़के। जब भी रातों में नवाब साहब ने दर्द की शिकायत की, उन्होंने एक करवट लेकर अपने साथ आई बांदियों में से एक आध को मियाँ की पाइंती बिठा दिया और उसे हिदायत कर दी, ले जरा सरकार के पांव दबा दे, मेरे को तो नींद आ रही। सुबह को ये खुद भी खुशबाश उठती और नवाब साहब भी। कभी कभार नवाब साहब लगावट से शिकायत भी करते, बेगम आप भी तो हमारे पांव दबा देव, आपके हाथा में जो लज्जत मिलेगी वो उन्हें हरामजादियाँ कहाँ से लाएंगे। मगर ये बिलबिला जाती, और ये एक नवी बात सुनो, मैं भला पावा दबाने के लायक हूँ क्या? इस वास्ते तो अम्मी जान बांदिया की एक फौज मेरे साथ कर को दिए कि बेटी को तकलीफ नहीं होना बोल के। और नवाब साहब दिल में बोलते, खुदा करे तुम्हें और गहरी नींद सो, तुम्हारे सोते इच हमारे वास्ते तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते। मगर धीरे धीरे पाशा दुल्हन पर यह भेद यूं खुला कि नवाब साहब नई नवेली दुल्हन से एकसर बेगाना होते चले गए। अब ब्याही भरी थीं, इतना तो मालूम ही था कि जिस तरह पेट की एक भूख होती है और भूख लगने पर खाना खाया जाता है, उसी तरह जिस्म की एक भूख होती है और उस भूख को भी बहर तौर मिटाया ही जाता है। फिर नवाब साहब ऐसे कैसे मर्द थे कि बराबर में खुशबुओं में बसी दुल्हन होती और वो हाथ तक न लगाते। और अब तो ये भी होने लगा था कि रात बेरात कभी उनकी आंख खुलती तो देखती कि नवाब साहब मसहरी से गायब हैं। अब गायब हैं तो कहाँ ढूंढे? हवेली भी तो कोई ऐसी वैसी हवेली न थी। हैदराबाद किन के मशहूर नवाब रियासत यार जंग की हवेली थी कि पूरी हवेली का एक ही चक्कर लगाने बैठो तो मुंह टांगे टूट के चूरा हो जाएं। फिर रफ्ता रफ्ता आंखें खुलनी शुरू हुईं। कुछ साथ की ब्याही सहेलियों के तजुर्बों से पता चला कि मर्द 15-15, 20-20 दिन हाथ तक न लगाए, रातों को मसहरी से गायब हो जाए तो दरअसल मुआमला क्या होता है। लेकिन ये ऐसी बात थी कि किसी से कुछ बोलते बनती न बताते। मशवरा भी करती तो किससे, और करती भी तो क्या कहकर? क्या ये कहकर मेरा मियाँ औरतों के फेर में पड़ गया है, उसे बचाऊं कैसे? और साफ सीधी बात तो ये थी कि मर्द वही भटकते हैं जिनकी बीवियों में उन्हें अपने घुटने से बांध कर रखने का सलीका नहीं होता। वो भी तो आखिर मर्द ही होते हैं जो अपनी अधेड़ अधेड़ उम्र की बीवियों से गोंद की तरह चिपके रहते हैं। गरज हर तरफ से अपनी हारी अपनी मारी थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी? खुद मियाँ से बोलने की तो कभी हिम्मत ही ना पड़ी। मर्द जब तक चोरी छिपे मुंह काला करता है, डरा सहमा ही रहता है, और जहां बात खुल गई वहीं उसका मुंह भी खुल गया। फिर तो डंके की चोट कुछ करते नहीं डरता। लेकिन जब्त की भी एक हद होती है। एक दिन आधी रात को ये ताक में बैठी हुई थी। आखिर शादी के इतने साल गुजार रह चुकी थी, 2-3 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, उतना हक तो रखती ही थी और अक्ल भी कि आधी रात को जब मर्द कहीं से आए और यूं आए कि चेहरे पर यहाँ वहाँ कालिक हो, तो वो सिवा पराई औरत के काजल के और काहे की कालिक हो सकती है? क्योंकि बहरहाल दुनिया में अब तक ये तो नहीं हुआ है कि किसी के गुनाहों से मुंह काला हो जाए। जैसे ही नवाब साहब कमरे में दाखिल हुए कि चील की तरह झपटी और उनके चेहरे के सामने उंगलियां नचाकर बोली, ये कालिक कहाँ से थोप को लाए? और नवाब साहब भी आखिर नवाब ही थे, किसी हराम का तुख्म तो थे नहीं। अपने ही बाप की अग्द ख्वानी के बाद वाली हलाल की औलाद थे, डरता उनका जूता।
बड़े रसान से बोले, ये मेहरू कमबख्त बहुत काजल भरती है, अपने आँखा में लग गया होएगा उसी का। ऐसे तहिए से तो पाशा दुल्हन उठी थी, मगर ये सुनकर वहीं ढेर हो गई। अगर मर्द जरा भी आनाकानी करे तो औरत को गालियां देने का मौका मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो साफ सीधी तरह उन्होंने गोया ऐलान कर दिया कि हाँ हाँ, मैंने भार झोंका, अब बोलो। पाशा दुल्हन कुछ बोल ही न सकी, बोलने को था भी क्या, जो चुपकी हुई तो बस चुप ही लग गई। अब महल के सारे हंगामे, सारी चहल पहल, सारी धूमधाम उनके लिए बेमानी थी, वरना वही पाशा दुल्हन थी कि हर काम में घुसी पड़ती थी। पहले तो दिल में आया कि जितनी भी ये जवान जवान हराम खोरनियां हैं उन्हें सबको एक सिरे से बरतरफ कर दें, लेकिन रिवायत से इतनी बड़ी बगावत कर भी कैसे सकती थी। फिर अपने मुकाबिल की हैसियत वालियों में ये मशहूर हो जाता कि अल्लाह मारे कैसे नवाबा हैं कि काम काज को छोकरियां नहीं रखे। बस हर तरफ से हार ही हार थी। दिल पर दुख की मार पड़ी तो जैसे ढेर ही हो गई। नई नई बीमारियां भी सर उठाने लगी, कमर में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द, एक ऐंठन थी कि जान लिए डालती। हकीम साहब बुलवाए गए। उस जमाने के हैदराबाद में मजाल न थी कि हकीम साहब महल वालियों की झपक तक देख सके, बस पर्दे के पीछे से हाथ दिखा दिया जाता। फिर साथ में एक बीबी होती जो हकीमन अम्मा कहलाती थी। वो सारे मुआयने करती और यूं दवा तजवीज़ होती, बस हकीम साहब नब्ज देखने के गुनाहगार होते। पाशा दुल्हन की कैफियत सुनकर हकीम साहब कुछ देर के लिए खामोश रह गए। उन्होंने बज़ाहिर गैर मुताल्लिक सी बातें पूछी, जिसका दरअसल इस बीमारी से बड़ा गहरा ताल्लुक था। नवाब साहिब कहाँ सोते हैं? हकीमन अम्मा ने पाशा दुल्हन से पूछकर बात आगे बढ़ाई। जी उन्नो तो मर्दाने में इच सोते हैं। अब हकीम साहब बिल्कुल खामोश रह गए। सुए अदब, कुछ कहते तो मुश्किल, ना कहते तो मुश्किल। बहरहाल एक तेल मालिश के लिए दे गए। पाशा दुल्हन को उन कमबख्त बांदियों से नफरत हो गई थी। बस न चलता कि सामने आती और ये कच्चा चबा जाती। बांदियों में से किसी को उन्होंने अपने काम के लिए न चुना। हवेली का ही पाला हुआ छोटा सा छोकरा था। उन्होंने तय कर लिया कि मालिश उसी से कराएंगी। 14-15 बरस के छोकरे से क्या शर्म। इसी बीच में 2-3 बार नवाब साहब और दुल्हन पाशा की खूब जोरदार लड़ाई हुई। शुक्र है कि जो नौबत तलाक तक न पहुंची। अब तो नवाब साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे, हाँ मैं आज उसके साथ रात गुजारा, उसके साथ मस्ती किया, तुम न कुछ बोलना है। पाशा दुल्हन भी जी खोलकर कोसती काटती। एक दिन दबे अल्फाज में जब उन्होंने अपनी भूख का जिक्र किया तो नवाब साहब जरा हैरत से उन्हें देखकर बोले, देखो अल्लाह मियाँ को मालूम था कि मर्द को कुछ ज्यादा होना पड़ता, इस वास्ते अल्लाह मियाँ मर्दों को 4-4 शादियों की इजाजत दिया। ऐसा होता तो औरतों को क्यों नहीं दे देता था। ये एक ऐसा नुक्ता नवाब साहब ने पकड़ा कि पाशा दुल्हन तो बिल्कुल ही लाजवाब होकर रह गई और यूं रही सही जो भी पर्दादारी थी बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई। उस सुबह ही की बात थी कि उन्होंने सर में तेल डालने को चंबेली के तेल की शीशी उठाई और वो कमबख्त हाथ से ऐसी छुटी कि नदी सी बह उठी। घबरा कर उन्होंने पास खड़ी गुलबदन को पुकारा, बेकार बह को जारा, तू इच अपने सर में चपड़ ले। और रात को वो सारी खुशबू नवाब साहब के बदन में मुंतकिल हो गई, जिसके बारे में ऐलान करते हुए उन्हें जरा सी झिझक या शर्म महसूस नहीं हुई। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो कहते हैं औरत बीसी और घीसी। औरत तो 30 की होकर कुछ और ही चीज हो जाती है। उन दिनों कोई पाशा दुल्हन का रूप देखता, चढ़ते चांद की सी जवानी, पोर पोर चटखा पड़ता। बरसात की रातों में उनके जिस्म वो तनाव पैदा हो जाता जो किसी उस्ताद के कसे हुए सितार में क्या होगा। इतना सा छोकरा क्या और उसकी बिसात क्या। सर और कमर से निपटकर वो पैरों के पास आकर बैठता तो उसके हाथ दुख जाते। पिंडलियों को जितनी जोर से दबाता वो यही कहे जाती, कित्ते हल्लो हल्लो दबाता रे तू, जरा तो ताकत लगा। 14-15 साल का छोकरा डर डर के सहम कर दबाए जाता कि कहीं जोर से दबा देने पर पाशा डांट न दे। इतनी बड़ी हवेली की मालिक जो थी। हवेली में उन दिनों खवातीन में कलीदार कुर्तों पर चूड़ीदार पाजामे पहनने का रिवाज था। लड़कियां बालियां गरारे भी पहन लेती और बड़े हंगामों के बाद अब साड़ी का भी नुज़ूल हुआ था, मगर बहुत ही कम पैमाने पर। चूड़ीदार पाजामे में पिंडुलियां सिर्फ दबाई जा सकती थी, तेल मालिश क्या खाक होती। पाशा दुल्हन ने मामा को बुलवाकर अपने पास खड़ा किया। ये हवेली के किसी भी नौकर के लिए बड़े एजाज की बात थी। फिर पाशा बोली, देखो ये उनने छोकरा रहमत है ना, उसको खाने पीने को अच्छा देव, नाश्ते में असली घी के पराठे भी देव। उनने मेरे पैरां की मालिश करता, मगर जरा भी उसमें ताकत नहीं। अब मैं जित्ता को दी। फिर खुद उन्होंने गरारा पहनना शुरू कर दिया ताकि पिंडलियों की अच्छी तरह मालिश हो सके और उन्हें दर्द से नजात मिले। अब जो दोपहर को मालिश शुरू होती तो एक ही मुकालमे की गर्दान रहमत के कानों से टकराती। जरा और ऊपर। वो सहम कर मालिश करता, डर कर पाशा का मुंह तकता। तेल में उंगलियां चपड़कर वो गरारा डरते जरा ऊपर खिसकाता कि कहीं सजर, इतलास या कमखाब के गरारे को तेल के धब्बे बदनुमा ना बना दे।
चमचमाती पिंडलियां तेल की मालिश से आईना बनती जा रही थीं। रहमत गौर से देखते देखते घबरा कर उठता कि कहीं उनमें उसका चेहरा ना दिखाई दे जाए। एक रात दुल्हन पाशा के पैरों में कुछ ज्यादा ही दर्द और ऐंठन थी। रहमत मालिश करने बैठा तो सहमते सहमते उसने पिंडलियों तक गरारा खिसकाया। जरा और ऊपर, दुल्हन पाशा कसमसाकर बोली, आज उजाड़ इतना दर्द हो रिया कि मेरे को बुखार जैसा लग रिया। घुटनों तक मालिश कर जरा, तू तो खाली बस पिंडलियां इच दबा रिया। रहमत ने बुखार की सी कैफियत अपने अंदर महसूस की। उसने लर्जते हाथों से गरारा और ऊपर खिसकाया और एकदम नारियल की तरह चिकने चिकने और सफ़ेद मुदव्वर घुटने देखकर बौखला सा गया। तरतराते घी के पराठों, दिन रात के मेवों और मुरग्गन खानों ने उसे वक्त से पहले ही इस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां नींद की बजाय जागते में ऐसे वैसे ख्वाब दिखाई देने लगते हैं। उसने हड़बड़ा कर गरारा टखनों तक खींच दिया तो ऊँघती